देखिए, ये कंपनी लॉ में इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी का फर्स्ट क्लास है। कंपनी लॉ में इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी का ये फर्स्ट क्लास है, ठीक है। तो इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, सबसे पहले हम लोग इनकॉर्पोरेशन वर्ड का मतलब क्या होता है ये समझने का कोशिश करेंगे, ठीक है। व्हाट डज द वर्ड इनकॉर्पोरेशन मीन्स? इनकॉर्पोरेशन का मतलब क्या होता है? देखो, सिंपल भाषा में अगर आप मेरे से पूछोगे इनकॉर्पोरेशन का मतलब, तो हम बता सकते हैं आपको रजिस्ट्रेशन। आप कोई भी अगर कंपनी खोलने जा रहे हो तो कंपनी खोलने से पहले उसका इनकॉर्पोरेशन करना पड़ेगा, ठीक है ना। कंपनी खोलने कभी भी आप जाओ तो सबसे पहले उसका आप क्या कर लो, इनकॉर्पोरेशन कर लो। क्लियर है? तो इसीलिए ये चैप्टर में हम लोग जब भी पढ़ेंगे ना, कंपनी खोलने जाने से इनकॉर्पोरेशन करना पड़ता है और इनकॉर्पोरेशन में फॉर्म भरना पड़ता है। तो जब कभी भी फॉर्म का बात आए तो जो फॉर्म नंबर यूज होता है उसका पहले आईएनसी लगा रहता है, ठीक है ना। जैसे एक चैप्टर हम लोग पढ़े थे मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, वहां पर जो फॉर्म नंबर आता था वहां पे हम लोग एमजीटी का यूज करते थे। इनकॉर्पोरेशन में आईएनसी का इस्तेमाल करेंगे। कंपनी खोलने से ये फॉर्म, ये होने से ये फॉर्म, सब आईएनसी 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 से बोला जाता है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड जिसका मीनिंग जानने का कोशिश करेंगे, एमओए। सेक्शन 4 में लिखा हुआ है एमओए का मतलब क्या है। एमओए का फुल फॉर्म होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, देखिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो होता है, कंपनी का ये कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट है। कंपनी का ये कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब संवैधानिक डॉक्यूमेंट, या इसको आप चार्टर ऑफ द कंपनी भी बोल सकते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट भी बोल सकते हैं या चार्टर ऑफ द कंपनी भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर में जो लिमिट है, आपको उसी लिमिट में रहकर काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसके बियॉन्ड आप नहीं जा सकते हो। इसमें जो लिखा हुआ है, एमओए में जो लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में आपका जो लिखा हुआ है, उसी के अंदर रहकर आपको काम करना पड़ेगा। ये सब बात एक कंपनी को बोला जा रहा है, ठीक है ना। अगर इसके बियॉन्ड आप जाते हो, इसके बियॉन्ड आप अगर जाते हो तो क्या होगा, इसके बियॉन्ड जाने से अल्ट्रा वीरस हो जाता है। इसके बियॉन्ड जाने से अल्ट्रा वीरस का मतलब होता है नल एंड वॉइड। अल्ट्रा वीरस का मतलब नल एंड वॉइड, ठीक है। तो एमओए क्या है? एमओए इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट, चार्टर ऑफ द कंपनी। एमओए कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट है या चार्टर ऑफ द कंपनी, ठीक है, विच लेज डाउन लिमिट, जो कि लिमिट आपको देता है, बाउंड्रीज विद इन विच कंपनी मस्ट ऑपरेट, ठीक है, जिससे कि कंपनी चलेगा। एनी एक्टिविटी डन बियॉन्ड द, इसके 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 ऊपर अगर आप कोई भी एक्टिविटी करते हो तो या तो अल्ट्रा वीरस माना जाएगा, और अल्ट्रा वीरस का मतलब होता है नल एंड वॉइड, ठीक है। समझ में आ गया बात क्या होता है एमओए का मतलब। अब नेक्स्ट देखो, हम लोग एमओए में कुछ कुछ क्लॉजेस पढ़ते हैं। एमओए के अंदर में क्या क्या क्लॉजेस है, ठीक है। आइए एक बार हम लोग एमओए का सारा क्लॉज पढ़ते हैं। सबसे पहले नेम क्लॉज। नेम क्लॉज में क्या लिखा हुआ रहता है? देखिए बहुत सिंपल है नेम क्लॉज, ज्यादा कुछ नहीं है। अगर आपका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो नाम के पीछे पीवीटी लिमिटेड लिखा रहता है, और अगर पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो नाम के पीछे लिमिटेड लिखा रहता है, ठीक है। और अगर मान लीजिए आपका ओपीसी कंपनी है तो ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो यही नेम क्लॉज में लिखा हुआ, एक बार पढ़ते हैं, आइए। द नेम ऑफ द कंपनी विद द लास्ट वर्ड लिमिटेड इन केस ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, लिमिटेड लिखा रहता है पब्लिक लिमिटेड कंपनी में। और आपका जो है द कंपनी फॉर द लास्ट वर्ड प्राइवेट लिमिटेड लिखा रहता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में। प्रोवाइडेड नथिंग इन द क्लॉज शैल अप्लाई टू कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 में कुछ ऐसा नहीं लिखा रहता है, ठीक है ना। अच्छा, ये हो गया आपका नेम क्लॉज में। अब रजिस्टर्ड क्लॉज में क्या लिखा रहता है? देखिए, रजिस्टर्ड क्लॉज को सिचुएशन क्लॉज भी बोला जाता है, डोमिसाइल क्लॉज भी बोला जाता है। रजिस्टर्ड क्लॉज में यही बोला जाता है कि हर स्टेट में एक एक कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस रहता है, आरओसी। हर स्टेट में एक रजिस्टर्ड ऑफिस है। सिर्फ 2 स्टेट में एक से ज्यादा रजिस्टर्ड ऑफिस है, एक है महाराष्ट्र और एक है तमिलनाडु, जहां पे 2 रजिस्टर्ड ऑफिस है। क्यों है वो? इसलिए क्योंकि वो एक बड़ा स्टेट है, ठीक है ना। अच्छा, ऑब्जेक्ट क्लॉज माने आपका कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है, आपका कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है, ये भी अपने को जानना जरूरी है, ठीक है, कि किस ऑब्जेक्ट को लेके काम कर रहा है। मतलब हम एक कंपनी खोले तो मेरा कंपनी का ऑब्जेक्ट टू प्रोवाइड एजुकेशन होता है, ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट है लायबिलिटी क्लॉज। लायबिलिटी क्लॉज में क्या बोल रहा है? देखिए कि आपका कंपनी जो है उसमें उस कंपनी अगर लिमिटेड बाय शेयर्स है तो शेयर्स का अनपेड अमाउंट तक के लिए लायबिलिटी है। अगर गारंटी है तो लिमिटेड बाय गारंटी, जब जहां तक दे रहा है वहां तक के लिए आप क्या हो, लाइबल हो। पढ़ते एक बार देखो, द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर ऑफ द कंपनी विद लिमिटेड और अनलिमिटेड एंड ऑल्सो स्टेट इन केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स अगर है, दैट द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर इज लिमिटेड टू द अमाउंट अनपेड अमाउंट ऑफ द शेयर्स, शेयर्स का अनपेड अमाउंट तक।
अच्छा, इन केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, अगर गारंटी दे रहा, द अमाउंट ऑफ विच ईच मेंबर अंडरटेक कंट्रीब्यूट, अगर गारंटी दे रहा तो गारंटी तक, ठीक है। अच्छा, और क्या बोल रहा है, टू द एसेट्स ऑफ द कंपनी इन द इवेंट ऑफ हिज बिंग, अच्छा ठीक है, ये 2 पॉइंट पढ़िएगा। नेक्स्ट आइए कैपिटल क्लॉज, आपका कंपनी का क्या कैपिटल होगा, कितना कैपिटल होगा, ऑथराइज कैपिटल कितना होगा, और उसके बाद से मान लीजिए रजिस्टर्ड कैपिटल कितना होगा, ठीक है, ये सब कुछ कहाँ लिखा रहता है, कैपिटल क्लॉज में। नेक्स्ट पॉइंट आता है सब्सक्रिप्शन क्लॉज। सब्सक्रिप्शन क्लॉज में क्या लिखा हुआ रहता है, सब्सक्रिप्शन क्लॉज में लिखा हुआ रहता है नेम और सिग्नेचर, नेम और सिग्नेचर किसका, सब्सक्राइबर का, सब्सक्राइबर का जिनके नाम के थ्रू कंपनी क्या होता है, इनकॉर्पोरेट होता है, ठीक है। याद रखिएगा, लिख लीजिए सब्सक्रिप्शन क्लॉज में क्या लिखिएगा, कंटेन नेम एंड सिग्नेचर ऑफ सब्सक्राइबर विथ होम कंपनी गेट इनकॉर्पोरेटेड। सब्सक्रिप्शन में लिखा क्या रहता है, सब्सक्रिप्शन में लिखा रहता है कि किसका नाम लेकर हम कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, वो चीज लिखा रहता है। और एक आता है नॉमिनल क्लॉज, ठीक है, नॉमिनी क्लॉज। नॉमिनी क्लॉज किसको बोलते हैं, मान लीजिए अगर आप ओपीसी कंपनी खोल के रखे हो तो वहां पे आपको ओपीसी का जो नॉमिनी है वो बताना पड़ेगा, क्योंकि ओपीसी माने एक ही मेंबर है, वहां पे ओपीसी कंपनी में एक ही मेंबर होता है। कल को अगर वो ओपीसी वो मेंबर मर जाता है तो फिर हम लोग किसको नॉमिनी बनाएंगे, ये बात भी नॉमिनल क्लॉज में लिखा रहता है, ठीक है। तो एमओए के बारे में हम लोग को एक आइडिया आ गया, क्या है, चार्टर ऑफ द कंपनी है, कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट है, इसके बियॉन्ड में कोई काम आप कर नहीं सकते, और करते हो तो अल्ट्रा वीरस माना जाता है, ठीक है ना। अब आते हैं सेक्शन नंबर 5 में, जहां आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के क्या लिखा हुआ रहता है, सिंपल वर्ड में अगर आप जानने का कोशिश करोगे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या लिखा है, कंपनी का जितना भी इंटरनल मैनेजमेंट रूल्स रेगुलेशन रहता है सब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा रहता है। कंपनी का जितना भी इंटरनल मैनेजमेंट और जितना भी इंटरनल मैनेजमेंट बोलो, और या अगर आप रूल्स एंड रेगुलेशन बोलो, सबका सब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा रहता है। क्लियर हो गया, ये हो गया आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। पढ़ के देखते हैं, आर्टिकल ऑफ द कंपनी शैल कंटेन द रेगुलेशन ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, आर्टिकल शैल आल्सो कंटेन सच मैटर एज मे बी प्रिस्क्राइब, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट बात क्या बोला गया, एक्ट टू ओवरराइड एमओए आर्टिकल। देखो एक बात बता रहे, कभी कभी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो बात लिखा है ना, लेकिन कानून में उससे ऊपर लिखा है। देखो एक बात हमेशा याद रखना, लॉ में एक्ट हमेशा ओवरराइड कर सकता है किसी भी चीज को, एक्ट ओवरराइड कर सकता है किसी भी चीज को। इसका मतलब ये होता है कि कानून के ऊपर कुछ नहीं है। देखो कंपनी एक्ट बड़ा होता है ना एमओए और एओए बड़ा होता है, बोलो तो मेरे को, कंपनी एक्ट बड़ा होता है ना एमओए और एओए बड़ा होता है। ऑफकोर्स कंपनी एक्ट बड़ा है, उसीलिए लिखा हुआ एक्ट ओवरराइड करेगा किसको, एमओए और एओए को। देखो यहां पे ना एक बात बताते हैं कि कंपनी देखो अपना एमओए और एओए तो बनाता है, लेकिन किसी किसी केस में क्या होता है, एमओए और एओए जो है शेड्यूल 1 कंपनीज एक्ट में जो टोटल शेड्यूल है उसमें पहला शेड्यूल है शेड्यूल 1, उसमें आपको बोल दिया है कि ये होने से ये करना पड़ेगा, माने एमओए और एओए शैल बी रेस्पेक्टिव फॉर्म एज प्रोवाइडेड शेड्यूल 1, ठीक है। इस शेड्यूल में लिखा हुआ, जैसे ये एमसीक्यू क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है, टेबल ए का शेड्यूल में, शेड्यूल 1 का टेबल ए में क्या लिखा हुआ, शेड्यूल 1 का टेबल ए में क्या लिखा है, क्या लिखा है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। टेबल बी में क्या लिखा हुआ, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। इसमें कुछ आपको रटना नहीं है, बस याद रखना शेड्यूल 1 में जो टेबल है उसमें ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे सब में क्या लिखा हुआ है। फिर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी लिमिटेड बाय, देखो इसमें आप क्या करना, पहला 4 सब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को लेके है, फिर नेक्स्ट 4 जो है वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को लेके है। मतलब यहाँ क्या बोलना चाह रहा, अगर आप प्रैक्टिकली मेरे को पूछोगे, अगर आपका एमओए और एओ में कुछ लिखा हुआ है तो हम इसको मानेंगे, शेड्यूल का जो ये टेबल में जो बात लिखा हुआ है वो मानेंगे, ठीक है। और अगर मान लो आपका एमओए सीधा मतलब समझो, आपका एमओए और एओए में कुछ लिखा हो तो मैं शेड्यूल 1 के अंदर जो टेबल है वो मानेंगे। जैसे हम ये चेक करेंगे आपका एमओए में क्या लिखा हुआ, कौन सा कंपनी है, अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है तो टेबल ए में जो लिखा है वो मानेंगे। हम एमओए चेक करेंगे किसका, लिमिटेड बाय गारंटी है, ठीक है, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, तो टेबल बी चेक करेंगे, ठीक है ना। शेड्यूल 1 का सारा टेबल में चेक करेंगे। समझ में आ गया बात क्या बोले, ये क्लियर है कॉन्सेप्ट यहां तक, ठीक है। अब नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट बात हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या बोलते हैं, देखिए डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस का अर्थ ये होता है कि अगर मान लीजिए कोई भी आउटसाइडर अगर कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने जाता है, ध्यान से सुनना, कोई भी आउटसाइडर, आज मैं भी एक आउटसाइडर हूं, अगर मैं किसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने जाता हूं, बीइंग अ आउटसाइडर इफ आई एम मेकिंग एनी कॉन्ट्रैक्ट विद कंपनी, ठीक है, बीइंग अ आउटसाइडर इफ आई एम मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट विद कंपनी, तो मेरा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, मेरा ये दायित्व है
कि मैं अगर उस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने जाऊं तो उससे पहले मैं उस कंपनी का 2 वाइटल डॉक्यूमेंट जिसको बोला जाता है एमओए और एओए, ये मैं पढ़ के जाऊं। देखिए, एमओए और एओए हर कंपनी को इनकॉर्पोरेशन से पहले बना लेना पड़ता है। हर कंपनी को एमओए और एओए इनकॉर्पोरेशन से पहले बना लेना पड़ता है। समझ में आई है ना? और ये दोनों का दोनों पब्लिक डॉक्यूमेंट है। किसी भी पब्लिक को अगर इच्छा है एमओए और एओए पढ़ने का तो वो आराम से पढ़ सकता है। एक नॉमिनल फीस वो पेमेंट करेगा, थोड़ा सा फीस पेमेंट करेगा, और किसी भी कंपनी का अगर आपको एमओए और एओए का बारे में जानने का इच्छा है तो आप आराम से जान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया बात क्या बोलते हैं? तो हर कंपनी ये मान लेगा कि मेरे साथ जब कोई भी आदमी डील करने आता है, कोई भी आउटसाइडर डील करने आता है, तो वो जरूर एमओए और एओए पढ़ के आया है। सिर्फ पढ़ के ही नहीं आया बल्कि पढ़ के आया और समझ के भी आया। ठीक है ना? इसी को बोलता है डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। ठीक है, एक बार हम पढ़ते हैं डेफिनेशन, पूरा क्लियर हो जाएगा। इट इज नेसेसरी फॉर एवरी कंपनी टू गेट रजिस्टर्ड द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल एसोसिएशन विद द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी। हर कंपनी का यह दायित्व बनता है कि उसका जो एमओए और एओए वो कंपनी का रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से इसको क्या करेगा? ठीक है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी में जाके रजिस्टर्ड करा लेगा। रजिस्ट्रार ऑफिस इज अ पब्लिक ऑफिस है। ऑफ कोर्स रजिस्ट्रार ऑफिस एक पब्लिक ऑफिस है। रजिस्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम आर्टिकल बिकम द पब्लिक डॉक्यूमेंट। ये दोनों का दोनों पब्लिक डॉक्यूमेंट है जो कि ओपन और एसेसेबल है सबके लिए। ऑन द पेमेंट ऑफ द नॉमिनल फीस, एक नॉमिनल फीस पेमेंट कीजिए और उसके बाद आप जो है एमओए और एओए पढ़ सकते हो। एंड कैन ओनली इंस्पेक्ट द डॉक्यूमेंट, और डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट कर सकते हो, इंस्पेक्शन कर सकते हो, छानबीन कर सकते हो। दोज डीलिंग विद द कंपनी वेदर शेयर होल्डर और आउटसाइडर इज प्रिज्यूम टू हैव रीड द टू डॉक्यूमेंट। हम लोग ये मान लेंगे कि आप ये डॉक्यूमेंट को क्या करके आए हो, पढ़ के आए हो, और मीनिंग भी आपको समझ में बढ़िया से आ चुका है। ठीक है ना? अच्छा, सिर्फ मीनिंग ही नहीं बल्कि उसका ट्रू मीनिंग भी आपको पता है, और हम डीम कर लेंगे, हम मान लेंगे कि नॉलेज ऑफ द टू डॉक्यूमेंट आपके पास है, दोनों उस डॉक्यूमेंट का नॉलेज आपके पास है। हम ये क्या करेंगे? मान लेंगे। इसी को बोलता है डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। अब देखो, बहुत सिंपल सा बात है। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस ये बताता है कि आउटसाइडर हमेशा एमओए और एओए पढ़ के आए और तभी मेरे साथ डील करे। ठीक है ना? अब देखो, एक बात आपको हम बताते हैं, बहुत सिंपल सा बात है। अब मान लो क्या हुआ, आप एक आउटसाइडर हो। ठीक है ना? आप मेरे साथ एक डील करने आए हो। ठीक है? आप एमओए और एओए नहीं पढ़ के आए हो, आप डील करने आए। ठीक है ना? आप फंस गए। तो अब सवाल ये होता है कि अगर आप एमओए और एओए नहीं पढ़ के आए हो, या पढ़ के आए हो मीनिंग समझ में नहीं आया, और आप किसी भी कारण के वश फंस गए अगर, और वो रीजन यही था कि एमओए और एओए ना पढ़ने की वजह से आपको ये परेशानी हुआ है आज, तो इसके लिए कंपनी लायबल नहीं होगा। कंपनी बोलेगा डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस हमें ये बताता है कि ये जो दो डॉक्यूमेंट है ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है, ओपन टू ऑल है, कोई भी इसे पढ़ सकता है। आप नहीं पढ़ के आए, ये आपका गलती है, कंपनी का गलती नहीं है। आप नहीं पढ़ के आए, ये आपका गलती है। ये कभी भी कंपनी का गलती नहीं हो सकता है। समझ में आ रहा बात? आप एमओए और एओए नहीं पढ़ के आए, मेरा क्या गलती है? कंपनी बोलेगा आउटसाइडर को, आप नहीं पढ़ के आए, आपका गलती है। आपको नहीं समझ में आया, आप समझिए। नहीं समझ में आया तो जो कंसल्टेंसी देता है उससे आप समझ लीजिए, लेकिन आपको पढ़ के आके और मीनिंग समझना पड़ेगा। समझ में आया बात क्या बोले? अब सवाल ये होता है कि देखिए, ये डॉक्यूमेंट कभी भी आउटसाइडर को बचाता नहीं है, उसके फेवर में नहीं जाता है, हमेशा आउटसाइडर के अगेंस्ट में ही जाता है। ये डॉक्यूमेंट हमेशा आउटसाइडर के अगेंस्ट में जाता है। उसीलिए ये बोला जाता है कि ये जो दोनों का दोनों डॉक्यूमेंट है, ये आउटसाइडर के लिए नेगेटिव डॉक्यूमेंट माना जाता है, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट आउटसाइडर को कभी भी फेवर में नहीं देता। आउटसाइडर के फेवर में कभी भी ये डॉक्यूमेंट नहीं जाता है। ये डॉक्यूमेंट हमेशा आउटसाइडर के अगेंस्ट में जाता है। उसीलिए ये कहा जाता है ये दोनों का दोनों जो है आपका नेगेटिव डॉक्यूमेंट है। समझ में आया बात क्या बोले? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस ये बोलता है कि कोई भी आउटसाइडर अगर आए कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने, तो भैया आपको क्या करके आना पड़ेगा? सिंपल सा बात है, आपको एमओए और एओए बढ़िया से पढ़ के समझ के आना पड़ेगा। खुद नहीं होता है तो जो कंसल्टेंसी देता है उससे पढ़वा के लेके आओ और समझ के लेके आओ। अगर आप नहीं आते हो, उसी के वजह से अगर कुछ प्रॉब्लम होता है, कहीं आप फंस जाते हो
और अगर आप उसके ऊपर में उसके बाद अगर आप कंपनी को लाइबल करते हो, कंपनी को दोषी ठहराते हो, तो कंपनी इसके लिए जिम्मेदार होने वाला नहीं है, क्योंकि साफ साफ डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस में ये लिख दिया गया है कि कंपनी इसके लिए लाइबल नहीं है। जो भी हुआ आप समझो, हमको समझने का जरूरत नहीं है। क्लियर है ना? ये एक नेगेटिव डॉक्यूमेंट है, ये एक नेगेटिव डॉक्यूमेंट है। किसके लिए नेगेटिव है? कंपनी के लिए नहीं, कंपनी का फेवर में है, लेकिन कंपनी का फेवर में है, लेकिन मेंबर लोग के लिए क्या है? मेंबर लोग के लिए आउटसाइड कंपनी का फेवर में है, लेकिन आउटसाइडर के लिए अगेंस्ट में। कंपनी का फेवर में है लेकिन आउटसाइडर का अगेंस्ट में। कंपनी का फेवर में है, ध्यान से याद रखना, कंपनी का फेवर में है लेकिन आउटसाइडर का अगेंस्ट में, क्योंकि आउटसाइडर को ये नहीं बचाता, ये किसको बचाता है? कंपनी को बचाता है। समझ में आ गया? द डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस इज नॉट अ पॉजिटिव डॉक्ट्रिन, ये एक पॉजिटिव डॉक्ट्रिन नहीं है, बट अ नेगेटिव वन। ये एक नेगेटिव है। इट एक्ट लाइक द डॉक्ट्रिन ऑफ स्टॉपल की तरह ये काम करता है। इट डज नॉट वर्क अगेंस्ट द कंपनी, कंपनी के अगेंस्ट में नहीं जाता है, आउटसाइडर के अगेंस्ट में जाता है, बट ओनली आउटसाइडर डीलिंग विद द कंपनी। इट प्रिवेंट हिम फ्रॉम एलिजिंग, ये ब्लेम करने, एलिजिंग मैंने ब्लेम करना, दैट ही डिड नॉट नो द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ द कंपनी। समझ में आया बात क्या बोले? तो डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस इज अ नेगेटिव डॉक्यूमेंट फॉर द आउटसाइडर बट पॉजिटिव डॉक्यूमेंट फॉर द कंपनी। ठीक है ना? ये हमेशा कंपनी को बचाता है और किसको मतलब ये करता है, माने प्रोटेक्शन नहीं देता है, ये आउटसाइडर को प्रोटेक्शन नहीं देता है। अब इसी का एक्सेप्शन है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट क्या बोलता है? बहुत सिंपल है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट ये बोलता है कि आउटसाइडर ये मान लेगा कि कंपनी का जो इंटरनल प्रोसीडिंग है वो सही है। आउटसाइडर ये मान लेगा, आउटसाइडर ये प्रिज्यूम कर लेगा कि कंपनी का इंटरनल मैनेजमेंट सही है। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट ये बताता है कि आउटसाइडर ये मान लेगा कि कंपनी का इंटरनल मैनेजमेंट सही है, कंपनी का इंटरनल मैनेजमेंट सही है। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट ये बोलता है कि आउटसाइडर ये मान लेगा कि कंपनी का इंटरनल मैनेजमेंट सही है। अब मान लीजिए मैं कहीं किसी भी कारण के वजह से, मैं एक आउटसाइडर हूं और आप एक कंपनी हो, मैं आपके साथ डील करता हूं, मैं फंस गया। फंसने का रीजन क्या? आपका इंटरनल प्रोसीडिंग कहीं गलती था, तो आप क्या मेरे को बोलोगे? आपको ये जान के आना चाहिए था कि मेरा इंटरनल प्रोसीडिंग कहाँ गलती है? नहीं, क्योंकि इंटरनल प्रोसीडिंग के लिए आउटसाइडर कभी जिम्मेदार नहीं हो सकता है, क्योंकि कोई भी कंपनी अपना इंटरनल प्रोसीडिंग कभी भी रिवील नहीं करता है। हाँ, एमओए और एओए में क्या लिख के देता है? एमओए और एओए में इंटरनल प्रोसीडिंग नहीं लिखा रहता है। समझ में आ रहा ना बात? तो इंटरनल प्रोसीडिंग के लिए अगर आपका कंपनी का इंटरनल प्रोसीडिंग गलत है तो उसमें आउटसाइडर का कोई गलती नहीं है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट जो है ये हमेशा हमें यही सिखलाता है कि अंदर में सब कुछ सही चल रहा है, आउटसाइडर ये आप मान लो, तो ये आउटसाइडर के लिए पॉजिटिव डॉक्यूमेंट है और कंपनी के लिए नेगेटिव डॉक्यूमेंट है। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट जो है आउटसाइडर के लिए पॉजिटिव डॉक्यूमेंट है और कंपनी के लिए इंटरनल डॉक्यूमेंट, आउटसाइडर के लिए पॉजिटिव डॉक्यूमेंट है और कंपनी के लिए ये नेगेटिव डॉक्यूमेंट है। समझ में आ गया बात? चलिए पढ़ते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट इज एन एक्सेप्शन टू द रूल ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। As per the doctrine of indoor management, ठीक है, the person dealing with the company have right to assume that as far as the internal proceeding of the company are concerned, जब तक internal proceeding का बात है, everything has been done properly, सब कुछ सही हुआ है। It is necessary to read the registered document and to see the proposed dealing। अच्छा, सही सिंपल सा बात है, बोला कि ठीक है, जो बोल्ड करके लिखा उतना ही पढ़िए, सीधा सा बात कि इंटरनल प्रोसीडिंग सही है। ठीक है ना? डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का एक वर्ड है, बोला गया है ओमिनियो प्रिस्मेट्यू रिट एसेक्ट। इसका मतलब कि ऑल थिंग्स आर प्रिज्यूम्ड टू हैव बीन डन राइटली। हम आउटसाइडर ये मानेगा कि सब कुछ सही है, आउटसाइडर ये मानेगा सब कुछ सही है। ओमिनिया प्रिस्मेटू रिट एसेक्ट का मतलब ये होता है कि आउटसाइडर ये प्रिज्यूम कर लेगा कि एवरीथिंग इज गोइंग वेल। ठीक है ना? लेकिन इसका भी 5 एक्सेप्शन है। देखो, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस का एक्सेप्शन था इंडोर मैनेजमेंट। इंडोर मैनेजमेंट में आउटसाइडर को प्रोटेक्शन देता है। ठीक है ना? अब इंडोर मैनेजमेंट का 5 एक्सेप्शन है। इंडोर मैनेजमेंट का 5 एक्सेप्शन है। इंडोर मैनेजमेंट में जो बात बोला गया है उसका अगेंस्ट बात बोला जाएगा किसमें? आपका इसका एक्सेप्शन में। मतलब एक्सेप्शन जो है वो आउटसाइडर के लिए प्रोटेक्शन नहीं देता है, लेकिन किसके लिए प्रोटेक्शन देता है? ये आपका प्रोटेक्शन देता है कंपनी के लिए। समझो बात को। जैसे सबसे पहला नंबर बात, ठीक है, नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी।
देखिए हम एक कंपनी में बैठे हैं, ध्यान से सुनिए, हम एक कंपनी का डायरेक्टर है, ठीक है ना। अब बीइंग अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी मेरा ये जिम्मेदारी बनता है कि हर कुछ का नॉलेज मेरे को रहे, ठीक है ना। अब मान लीजिए कुछ गलत हो गया, मेरा कंपनी में कुछ गलत हो गया, तो सारा डायरेक्टर जिम्मेदार है। तो वहां पे हम ये नहीं बोल सकते कि मेरे को पता नहीं था, बिकॉज इफ आई एम अ डायरेक्टर देन इट्स माई रिस्पॉन्सिबल टू नो ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है ना। और अगर मेरे को पता नहीं रहता है तो ये मेरा गलती है, क्योंकि मैं नॉलेज से क्या हूं, इरेगुलर हूं। तो यहां पर कंपनी गलत नहीं होगा, डायरेक्टर गलत होगा। तो उसीलिए हम आपको बोले थे कि डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट में जिम्मेदार कौन होने वाला है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट में जिम्मेदार कंपनी होगा, लेकिन डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का एक्सेप्शन में जिम्मेदार कंपनी नहीं होगा। कौन जिम्मेदार होगा? कंपनी के अलावा जो भी है डायरेक्टर को भी आउटसाइडर माना गया, वो लोग जिम्मेदार होगा। समझ में आ गया बात? नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी यही कहता है। नेक्स्ट है एक्ट वॉइड एवेंशन फॉर्जरी। मान लीजिए कहीं कुछ गलत हो रहा, तो गलत हो रहा तो डायरेक्टर को पता रहना चाहिए ना, गलत हो रहा तो डायरेक्टर को पता रहना चाहिए। अगर डायरेक्टर को पता नहीं, डायरेक्टर बोलता मेरे को कुछ पता नहीं था, तो आपको कुछ पता नहीं था ऐसा हो ही नहीं सकता। बीइंग अ डायरेक्टर आपको हर कुछ पता रहना चाहिए। यहां पर कंपनी के ऊपर में आप कोई भी एलिगेशन नहीं लगा सकते। नो नॉलेज। अच्छा, हम डायरेक्टर बोलते हैं ये काम कैसे हो गया, मेरे को पता ही नहीं था। अरे आप डायरेक्टर हो, आपको पता ही नहीं और ये काम हो गया, ठीक है। अब आप गलत हुआ ना, तो आप भी इसके लिए जिम्मेदार हो जाओ, ठीक है ना। आप भी इसके लिए क्या हो जाओ, जिम्मेदार हो जाओ। समझ में आया बात क्या बोले? तो ये देखो, यहाँ हर केस में कंपनी बच जा रहा लेकिन आउटसाइडर फंस रहा। तो हम तो बोले ही थे ना कि डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस इज इक्वल्स टू एक्सेप्शन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस में जो बात लिखा हुआ है वही डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का एक्सेप्शन में लिखा हुआ, मतलब दोनों केस में जिम्मेदार आउटसाइडर रहेगा, कंपनी नहीं। नेक्स्ट नेग्लिजेंसी। मान लो अगर मैं केयरलेस था, मैं नेग्लिजेंस था, ठीक है, मेरे को कुछ पता नहीं है, कुछ गलत हो गया, तो इसके लिए मैं जिम्मेदार रहूंगा, कंपनी क्यों? मेरे गलती की वजह से अगर कुछ होता है तो मैं जिम्मेदार रहूंगा, कंपनी नहीं। हर केस में देखो आउटसाइडर को फंसाया जा रहा है, ठीक है ना। लास्ट पॉइंट, मान लो अगर आप किसी अपरेंट अथॉरिटी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके चले गए। जैसे मान लो क्या हुआ, मेरा कंपनी का एक पियोन है, ठीक है, ये स्वीपर है, ठीक है, कोई बाहर से आदमी आया और मेरा कंपनी का पियोन और स्वीपर के साथ डील करके चला गया। बाद में वो बोलता है हम तो आपका कंपनी के साथ डील किया था, अब डील आप पूरा नहीं किए, तो चलो कोई बात नहीं, डील पूरा नहीं किए तब आपको मेरे को इतना का कंपनसेशन देना पड़ेगा। देखो हम क्या उसको बोलेगा पता है, सुन तू मेरा कंपनी का पियोन और मेरा स्वीपर से डील किया था, कंपनी का कोई टॉप लेवल का इंसान से डील नहीं किया था, तो इसके लिए तू जिम्मेदार होगा। मैंने आउटसाइडर को बोलेंगे तू जिम्मेदार होगा, ठीक है, क्योंकि मैंने अपना कंपनी का स्वीपर या अकाउंटेंट को मैंने अथॉरिटी दे के नहीं रखा था कि तू डील कर लेना। तू कर लिया, तेरा गलती है, तेरे को पता रहना चाहिए था बिफोर डीलिंग कि मैं किससे डील कर रहा हूं, तू क्यों नहीं पूछा? ये सारा का सारा बात मैं आउटसाइडर को बोलूंगा कि तू क्यों नहीं पूछा जिससे डील कर रहा वो कौन है कंपनी का, ठीक है ना। वो तेरे को फंसा लिया तो तू फंस गया, ऐसा हो सकता है क्या? ठीक है, तो देखो ये हर केसेस में ये सारा का सारा एक्सेप्शन है, और हर केसेस में हर एक्सेप्शन में यहां पे कंपनी बच जाएगा और आउटसाइडर फंस जाएगा। समझ में आया बात क्या बोले? देखो ज्यादा मतलब दिक्कत नहीं आना चाहिए। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस जो है ये पूरा का पूरा किसके लिए? कंपनी के लिए, पब्लिक के अगेंस्ट में। इंडोर मैनेजमेंट पब्लिक के लिए है और डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस जो है कंपनी के लिए है, पब्लिक के अगेंस्ट में। इंडोर मैनेजमेंट जो है पब्लिक के लिए, कंपनी का अगेंस्ट में। और इसका एक्सेप्शन जो है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का जो एक्सेप्शन है वो कंपनी के अगेंस्ट में, कंपनी के फेवर में है और आउटसाइडर का अगेंस्ट में है। समझ में आया बात क्या बोले? ठीक है, तो इसको पूरा बढ़िया से पढ़िए। इसका बाद वाला क्लास में हम लोग केस स्टडी करेंगे। ओके।